आज खुशी की बात हम लोगों के लिए ये है कि आज का लेक्चर जो है वो आज हमारे बीच में एक जना, आप लोग तो शायद परिचित हों कि नहीं परिचित हो मुझे नहीं पता है, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों के बीच में वो प्रमोद कुमार जी प्रेजेंट है इस समय। यस, आप जो है एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम है, सुना होगा आप लोगों ने एक संस्था का REI, सुना है कि नहीं सुना है? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एनसीईआरटी के जो इसकी ब्रांच है एनसीईआरटी की, तो वो वहां से बिलोंग करते हैं, वहां से प्रोफेसर हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं और इसी टाइप के काम मोस्टली उनके रहते हैं। बच्चों के हित के लिए काम करना, बच्चों के लिए काम करना और रिसर्च वर्क रिलेटेड का बहुत सारा वर्क है जिस पे काम करते रहते हैं। आज वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं क्योंकि रिसर्च पे डॉक्टर ने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो आज का टॉपिक हमने उनको जो है उनके हैंडओवर किया हुआ है, वो आपके मतलब का टॉपिक है। भुवनेश्वर से बिलोंग करते हैं क्योंकि REI एक जो ब्रांच है एनसीईआरटी भुवनेश्वर में है। तो आज वो हम लोगों के बीच में भुवनेश्वर से जुड़े हुए हैं और टॉपिक के किस टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं और उस टॉपिक का जो नाम है इथिकल इश्यूज इन रिसर्च एंड प्लेगरिज्म। ठीक है, बहुत बड़ा पॉइंट है इथिकल इश्यूज वाला और खास तौर से रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इथिकल इश्यूज रिसर्चर में रह नहीं गए, ना गाइड में रह गए हैं, ना रिसर्चर में रह गए हैं। लगभग मैं ये मान के चलता हूं मैं, ठीक, मैं सबको कोड नहीं कर रहा हूं, जितने भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे सुपरवाइजर रहे हैं, बहुत अच्छे गाइड रहे हैं जिनके अंदर एथिक था, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हैं जिनके अंदर एथिक्स है और आप लोगों में भी है। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि वो एथिकल चीजें जो है वो रह नहीं गई हैं क्योंकि चोरी करने की आदत जो अभी तक पड़ गई थी उसके रिगार्डिंग यूजीसी ने बहुत सारे कंट्रोल डेवलप करने की कोशिश की है। उन्हीं कंट्रोल में एक नाम आता है प्लेगरिज्म का। तो सर आज उस पर बात करेंगे और उसको कैसे हम करेंगे, किस प्रकार से करेंगे ये आप, और कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो सर से बात करिए। तो अब मैं जो है प्रमोद सर का स्वागत करता हूं कि वो आज की क्लास जो मैं उनको नोट करता हूं कि आज वो क्लास में जो है आप लोगों को बताएं और उम्मीद है कि मेरे बच्चे आज की क्लास से बहुत कुछ लाभान्वित होंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। वेलकम सर। First of all, sir, many thanks to Dr. Ashish Saini sir, Dr. Munesh Kumar sir. You have given me an opportunity. Thank you, sir. तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम सभी को अपने अपने वीडियो ऑन कर लेने चाहिए ताकि कम से कम ये पता चले कि कौन कंटिन्यूअसली मुझे सुन रहा है या कौन ऑन करके चला गया है। यस सर, यस सर। तो बल्कि माइक आप लोग अपना म्यूट कर लीजिए। ओके सर। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोग इस देश का फ्यूचर हैं, यंग रिसर्चर्स हैं, आपके शोल्डर्स पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोगों ने जो किया है या जो हमारे पूर्ववर्तियों ने किया है उस काम को आपको आगे ले जाना है। आप उन्नति करेंगे, हमारा एकेडमिक वर्ल्ड उन्नति करेगा और इस तरह से धीरे धीरे हमारा पूरा कंट्री उन्नति करेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो ethics in research and plagiarism. So first of all, we will focus on plagiarism. बल्कि इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जी सर। समझना ये है यस सर कि मैं चाइल्डहुड में था और 6वीं क्लास में मेरे यहाँ एक स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट हुआ। तो I participated in this contest and I got first prize in this contest.
सर आपकी आवाज थोड़ा स्लो है, क्या बढ़ सकती है आवाज? एक मिनट प्लीज। अब तो सर बिल्कुल नहीं आ रही है। तो आवाज आ नहीं रही है, म्यूट हो गया। अच्छा, अभी आ रही है? यस सर। यस सर। मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बता रहा था कि इन माय चाइल्डहुड आई पार्टिसिपेटेड इन ए कॉन्टेस्ट, स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट। आई पार्टिसिपेटेड एंड आई गॉट फर्स्ट प्राइज। और जब मैंने इस कहानी लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया तो मुझे पहला स्थान प्राप्त हुआ। और जब मुझे वो फर्स्ट प्राइज लेने के लिए बुलाया गया तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा कि हाउ यू रोट दिस स्टोरी। बहुत अच्छी कहानी लिखी है भाई, कैसे लिखी है आपने इतनी अच्छी कहानी? मैंने उनसे कहा कि सर मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिला। उन्होंने कहा अरे मुझसे कैसे? मैंने कहा इसलिए आपसे इंस्पिरेशन मिला कि जब आप 4 किताबें सामने रख के 5वीं किताब लिख रहे थे तो मुझे लगा कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। और मेरे पास नंदन आती थी, बालहंस आती थी, चंपक आती थी, पराग आती थी, सुमन सौरभ आती थी, ये उस समय के मैगजीन्स थे। तो मैंने उनको अपने सामने रखा और थोड़ा थोड़ा स्टोरी सभी से कटिंग की। और जैसे आपने 5वीं किताब बनाई थी 4 किताबें सामने रख के, वैसे ही मैंने 4 मैगजीन सामने रख के अपनी 5वीं कहानी बना दी। उसके बाद फिर क्या था दोस्तों, मुझे पनिश भी किया गया, मेरा प्राइज भी ले लिया गया। बट मैं समझ नहीं पाया कि एक टीचर कर रहा है तो कोई बात नहीं, और अगर एक स्टूडेंट ने कर दिया तो कोहराम छा गया। ये क्या प्रॉब्लम है? बचपन से मैं इस सवाल से जूझता रहा, लेकिन जब मैं आपकी तरह पीएचडी करने आया तब मुझे पता चला कि प्लैगरिज्म करके भी एक वर्ड है जो बताता है कि साहित्यिक चोरी। और मैं ये भेद करने में समर्थ हुआ कि मेरे टीचर जो कर रहे थे वो कॉपी नहीं कर रहे थे, वो 4 बुक्स में 4 बुक्स में लैग खोज रहे थे, गैप्स खोज रहे थे। लेकिन मेरे बालमन ने सीधा सा उसको समझ लिया कॉपी एंड पेस्ट। मुझे लगा कि ही इज कॉपीइंग word to word, but he was not copying, he was searching, seeking the gaps, ताकि वो गैप्स उन्हें पता चल जाए और वो अपनी बुक में उनको स्थान दे सकें। किन चीजों की ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैंने उसको सीधे ढंग से देखा और समझ नहीं पाया। तो आप सब भी अब उस एज में आ गए हैं कि अगर आपने कभी कॉपी किया होगा तो अभी तक तो चल गया, लेकिन अब चलने वाला नहीं है। और इस पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों चलने वाला नहीं है। और आज के लेक्चर में हम 2 पार्ट में चीजों को समझेंगे। सबसे पहले प्लैगरिज्म पर फोकस करेंगे और उसके बाद फिर हम एथिक्स पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लुकिंग माय पीपीटी? यस सर। यस सर। ओके जी सर। So, my dear friends, myself, I am Dr. Pramod Kumar Gupta, Assistant Professor, Contractual RINCERT Bhubaneswar. This is my phone number and this is my email ID. And now we go at plagiarism. We have taken the plagiarized word, plagiarized meaning Latin word. We have taken from Latin word plagiar. And plagiar means kidnap, seducing, plundering, चोरी कर लेना, डांका डाल लेना, अपहरण कर लेना, ये प्लेगियर का मीनिंग होता है। सिंह बीपी 2016 में एक पेपर उन्होंने लिखा था और मैंने इसको वहां से लिया है। प्लेगराइज मीन्स चोरी करना, किसी का आइडिया ले लेना, वर्ड टू वर्ड ले लेना, ये प्लेगराइज मीन्स है। मतलब एक यहां पर नाउन है और एक यहां पे वर्ब है, प्लेगियर एंड प्लेगराइज। Those wording I have taken from Merriam-Webster
online dictionary. Okay, so this is the definition of plagiarism: the act of representing as one's own original work the creative works of another without appropriate knowledge other people's ideas and work. Suppose that you are doing your PhD और आपको लगा कि बहुत से लोगों ने PhD की है एजुकेशन में. हमारे यहाँ 1020 यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो पूरे विश्व में तो लाखों की संख्या में है. तो क्यों ना ऐसा करते हैं सॉरी कि दूसरी जगहों से जो अच्छे PhD वर्क हुए हैं हम उनको कॉपी कर लेते हैं और उसको अपने नाम से हम प्रेजेंट कर देते हैं. तो द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एज वंस ओन ओरिजिनल वर्क, किसी दूसरे के मूल कार्य को लेकर के अपना सृजनात्मक कार्य बता के उसको जो है प्रस्तुत करना और उसका पूरा का पूरा क्रेडिट ले लेना, वो चाहे कोई मैटर हो या आइडिया हो या रीजनिंग स्टाइल हो, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये कहलाता है प्लैगरिज्म. और वैसा मैटर जो हमने चोरी किया है वो कहलाता है प्लैगराइज मैटर. ओके, and those definition I have taken from website of the University of Melbourne. Now we should go to the 10 types of plagiarism. एक बात का जिक्र मैं आपसे यहाँ और भी करना चाहूंगा कि प्लैगरिज्म हमारे यहाँ साहित्यिक चोरी के अर्थ में लिया जाता है और प्लैगरिज्म का अभी तक एक फिक्स सिलेबस नहीं है, इसका क्लासिफिकेशन फिक्स नहीं है. अलग अलग डेटाबेस हैं, सेज का डेटाबेस है, रूटलैब का डेटाबेस है, इस तरह से जो भी स्प्रिंगर का डेटाबेस है, जो भी हमारे पास पब्लिकेशन हाउसेज हैं, उन सभी ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं और अभी तक इसका एक फिक्स सिलेबस या फिक्स क्लासिफिकेशन नहीं है. और ये जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूं ये मैंने Turnitin.com जो कि एक एंटी प्लैगरिज्म सॉफ्टवेयर है वहां से लिया है और ये मुझे सबसे एप्रोप्रिएट फील होता है. तो वी शुड गो एट द Turnitin.com. आप लोग देख रहे हैं इसको? यस सर. यस सर. ओके, तो ये हम Turnitin.com के वेबसाइट पे चले गए. ये आप चाहें तो मैं इसको आपको भी दे देता हूं और आप भी इसको देखना. मैं इसको आपके चैट बॉक्स में पेस्ट कर देता हूं, तो आप भी इसको कॉपी कर सकते हैं और जरूरत होगी तो आप भी इसको ओपन करके देख सकते हैं कितने प्रकार का जनरली प्लैगरिज्म होता है. तो ये आप इसको देख सकते हैं. ये 10 टाइप्स का प्लैगरिज्म बताते हैं. ये बात तो आप समझ ही गए हैं कि जब भी हम अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं और किसी दूसरे के रिसर्च वर्क से अगर हम कुछ मैटर चोरी कर रहे हैं, चोरी तब हुआ अगर हम उसको साइट नहीं कर रहे हैं, अगर हम उसको उद्धृत नहीं कर रहे हैं, तो this is plagiarism. If we are mentioning the name, if we are quoting the resources, then it is not plagiarism. अगर हम वहां कोट कर रहे हैं, अगर हम आपको वहां बता रहे हैं कि ये हमने यहां से लिया है, लेकिन उसकी भी एक सर्टेन लिमिट है जिसको अभी हम आगे चल के देखेंगे. तो there is first type is clone. Clone means submitting another's work word for word as one's own. जब आप word to word matter किसी दूसरे के रिसर्च वर्क से ले लेते हैं as it is, तो वहां पर क्लोन प्लैगरिज्म का क्लोन टाइप होता है. क्लोन इन द सेंस कि कॉपी टू मतलब वर्ड टू वर्ड हमने कॉपी कर लिया, उसमें सिंगल चेंज नहीं किया है. We have not done any paraphrasing. We have not done any find replace.
कुछ भी नहीं किया। ये आप देख सकते हैं कि ये रिसोर्स है और स्टूडेंट ने इसको अपने वर्क में एज इट इज इस तरह से कॉपी कर लिया। तो दिस इज द टाइप ऑफ क्लोन। Excuse सेकेंड me, टाइप, sir. हेलो, Sir, hello, sir. My name is Vartika. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि आप ये बता रहे हैं सर कि जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इसमें सर जैसे एक मिनट क्वेश्चन पूछना अच्छी बात है, लेकिन पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, कम से कम ये टाइप्स बता दूं, फिर उसके बाद आप अपना क्वेश्चन कीजिएगा। मतलब अभी आपको मैं इंट्रोडक्शन तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं। जी अभी सर, तो आपने तो सर ये एक बात अभी कही थी तो मुझे इसी से रिलेटेड पूछना था। नहीं, तो थोड़ा सा आप धैर्य धारण कीजिए, हम वहां तक आएंगे। अभी मान लीजिए हम सिनॉप्सिस ही बना रहे हैं और सिनॉप्सिस में ही आपने ये काम शुरू कर दिया, तो पहले ये हम सारे टाइप्स देख लें और फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, है ना? जी ओके, थैंक यू सर। तो फर्स्ट टाइप इज क्लोन एंड सेकेंड टाइप इज कंट्रोल सी। In Control C contains significant portions of the text from a single source without alteration. हमने यहाँ पर significant portion लिया है, ये source text है और इसमें से significant portion means वो सार्थक मैटर हमने यहाँ पर ले लिया जिसकी हमको सबसे ज्यादा जरूरत थी। You can see smoothly कि we have done some changes. यहाँ पर हमने कुछ चेंजेस किए हैं और तब हमने इसको लिया है। तो दिस इज कंट्रोल सी टाइप। एंड थर्ड इज फाइंड रिप्लेस। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइंड रिप्लेस। इट इज की टर्म ऑफ की टर्म इन वर्ड, MS वर्ड। फेमस टर्मिनोलॉजी इज फाइंड रिप्लेस। जनरली हम करते क्या है कि एक वर्ड जो हमको लगता है कि सबसे ज्यादा उसका रिपीटिशन हुआ है हमारे पूरे वर्ड की फाइल में, हम उसको चूज करते हैं और चूज करने के बाद हम वहां उस पे एक दूसरा वर्ड फिट करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फाइंड रिप्लेस। मीन्स वी हैव टेकन सम मैटर फ्रॉम अनदर रिसर्च वर्क एंड वी हैव changed some keywords, then it is find replace type of plagiarism. आप यहां देख रहे हैं कि यहां हमने कुछ वर्ड, यहां देखिए इंडिजीनियस है और हमने इसका सिनोनाइम पर्यायवाची यहां पर प्रयोग किया नेटो। यहां पर हमने मिड 19th सेंचुरी वर्डिंग में लिखा था बाय अल्फाबेट और यहां पर हम उसको न्यूमेरिक फिगर में लिख रहे हैं। तो ये इस तरह से चेंज करके हमने कॉपी कर लिया। फोर्थ टाइप इज रिमिक्स। यू नो वेरी वेल व्हाट इज रिमिक्स। इन दिस टाइम आप आए दिन सुनते हैं म्यूजिक के रेफरेंस में या मूवीज के रेफरेंस में कि हम एक पुराने क्रिएशन को लेते हैं और उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। पैराफ्रेजेस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। व्हाट इज पैराफ्रेजेस? पैराफ्रेजिंग मीन्स कि मीनिंग वही है और हम उसके वर्ड्स चेंज कर देते हैं। और यहां हमने सोर्स टेक्स्ट के रूप में मल्टीपल सोर्सेज यूज किए हैं। वी आर टेकिंग सो मेनी मैटर फ्रॉम अनदर different types of multiple sources and we are doing paraphrasing and we are making made to fit together। हम उस मैटर को, अलग अलग मैटर को हम ले रहे हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग मेड टूगेदर कर रहे हैं। मतलब कि एक सीक्वेंस में हम उसको ले रहे हैं। यू कैन सी हियर स्मूथली, आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्टतया कि अलग अलग कलर से अलग अलग मैटर, ये रिसोर्स यहाँ पे दिख रहा है और हमने इसको एक सीक्वेंस में लेने की कोशिश की है। तो ये रिमिक्स टाइप है। और इसके बाद है टाइप ऑफ रिसाइकल। रिसाइकल में भी आप जानते हैं कि एक यूजलेस हो चुकी चीज को हम यूजफुल बनाने की कोशिश करते हैं। तो वी बोरो जेनरसली फ्रॉम द राइटर्स प्रीवियस वर्क विदाउट साइटेशन। ये आप ही का वर्क है, आप ही ने अपने रिसर्च पेपर से जो 2015 में पब्लिश हो गया था, लेकिन अब आप उसको दोबारा
2022 में यूज कर रहे हैं अपने सेकेंड रिसर्च पेपर में, बट यू आर नॉट मेंशनिंग। आप कहीं भी अपने पेपर में इस बात को मेंशन नहीं कर रहे हैं कि ये आप ही के अपने पुराने शोध कार्य से लिया हुआ है। तो दिस इज रिसाइकिल टाइप ऑफ द plagiarism. Hybrid combines perfectly cited sources with copied passages without citation. आपने देखा, आप कहेंगे कि perfectly cited sources with copied passages without citation, मतलब citation भी हुआ है लेकिन ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इससे आप कहीं भी पहुंचने वाले नहीं है। और ये जो साइटेशन है ये ठीक ढंग का साइटेशन नहीं है, और हमने इसमें डिफरेंट सोर्सेस से भी मैटर लिया है। ये डिफरेंट कलर इस बात को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और अब इसके बाद 7वां टाइप आता है मैसअप। मैसअप मीन्स कि हम वी आर टेकिंग so many matter from another different multiple sources and we are mixing। हम उस मैटर को मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद में हम उसको अपने वर्क में यूज कर रहे हैं। तो दिस इज मैसअप। एंड 8th टाइप इज 404 एरर, includes citation to non-existence or inaccurate information about sources। हमने साइटेशन भी नहीं किया है, और साइटेशन वहां आपने साइटेशन किया था और यहाँ आपने साइटेशन नहीं भी किया है, और यहाँ आप मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। मिस इन्फॉर्म इन द सेंस कि जैसे सपोज दैट कि एक बहुत ही फेमस परिभाषा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है, ये अरिस्टोटल का है। या किशोरावस्था तूफान एवं झंझावात की अवस्था है, और आपको याद नहीं आता है तो आप उसके नीचे लिख देते हैं कि अमिताभ बच्चन, या आप लिख देते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है या रहता है, ये हरिवंश राय बच्चन। तो ये इस टाइप का जब हम करते हैं तो ये आता है 404 एरर टाइप में। एग्रीगेटर includes proper citation to sources but the paper contains almost no original work। आपने साइटेशन किया है, मीन्स आपने ये जानकारी दी है कि आपने अपना मैटर कहां से लिया है, लेकिन यहां पर कुछ भी ऐसा मैटर नहीं है जो आपने प्रोड्यूस किया है। ऑल एंड एवरीथिंग यू हैव टेकन फ्रॉम अनदर सोर्सेस। तो ये कहलाता है एग्रीगेटर। एंड दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ plagiarism। Retweet includes proper citation but relies too closely on the text, original wording or structure। फिर आपने वही किया, आपने सब कुछ किया है, लेकिन आप इसके बावजूद भी यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करते हैं ओरिजिनल वर्ड्स में। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे 10 टाइप्स ऑफ plagiarism अकॉर्डिंग टू Turnitin.com। लेकिन अब मैं आता हूं अपने इंडियन सिनेरियो में कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो अभी प्लेगरिज्म का सॉफ्टवेयर दिया है, या जो अभी हम प्लेगरिज्म चेक कर रहे हैं, वो जस्ट सिमिलरिटी का हम सिमिलरिटी को चेक कर रहे हैं। यहाँ पे इतना डिटेल हमें इसलिए देखने की जरूरत है कि वी आर रिसर्चर। ऑब्वियसली टुडे वी आर डूइंग पीएचडी, आज हम पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन अविनाश कुमार कल स्कोपस में अपना पेपर भी भेजेंगे, वर्तिका भी अपना पेपर स्कोपस में भेजेंगी, वो एनसीटी में भी पब्लिश हो सकता है, एनसीईआरटी में भी हो सकता है, और वो यूएस या यूके में भी पब्लिश हो सकता है। तो when you will write for US and UK, then you will follow the international norms, so that we should follow all the detail। हमने ये 10 टाइप पढ़े इसलिए ताकि हमको एक इंटरनेशनल नॉर्म्स की जानकारी हो, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि अभी इंडिया में जस्ट एक ही टाइप है, और वो टाइप है कि अभी हम यहाँ सिमिलरिटी चेक करते हैं। इंटरनेट पर पहले से मौजूद ऐसा कोई मैटर तो नहीं है
जिससे हमने कॉपी कर लिया हो अपने वर्क में और पेस्ट कर लिया हो। हाँ वर्तिका, अब आप पूछिए क्या पूछना चाह रही हैं। मैं दोबारा आपको पीपीटी में ले जाऊंगा, प्लीज। कैन यू हियर मी? हेलो सर। यस, फर्स्ट ऑफ सर ऑल ओपन योर वीडियो। हेलो। Yes, open your video and then ask. Okay, सर माय maybe. हाँ, please. सर माय नेम इज वर्तिका सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर ये जो कोटेशन हम लोग लिखते हैं तो सर इसका क्या फॉर्मेट होगा? क्या सर एज इट इज लिखना है या अब उसको अगर आप कह रही हैं कि फर्स्ट चैप्टर की बात, तो मैं फिर टोकूंगा आपको कि अभी मुझे फिर आने दीजिए, मैं आपकी बात तक आऊंगा। सर अदरवाइज आपने अभी जो स्लाइड दिखाई थी उसमें आपने बताया था, तो इसलिए मतलब मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। कोई बात नहीं, मैं इसलिए आपको बार बार मना कर दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं वो बात मतलब इंटरवल के बाद की स्टोरी अगर मैं फर्स्ट हाफ में ही बता दूंगा तो फिर आपको वो इंटरटेनिंग या आप उसको एंजॉय नहीं करोगे, इसलिए। जी और जी आई एम नॉट गिविंग ए लेक्चर हियर, आई एम लर्निंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ओके, तो हम चलते हैं दोबारा अपनी पीपीटी में और वहां मैं आपको ये पुनः बताता हूं कि यहाँ पर एक ही टाइप नहीं है, ये 10 टाइप्स मैंने लिए हैं टर्निटिन सॉफ्टवेयर की वेबसाइट से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने लिया है springer.com से। यहाँ कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन है जो थोड़ा सा चेंज है। जैसे पहला ये क्लासिफिकेशन कहते हैं कि सोर्सेज नॉट साइटेड। पहले तो इन्होंने दो टाइप बना दिए कि ऐसे वाला प्लेगरिज्म जिसमें साइटेड ही नहीं किया जाता है सोर्स, तो ये बाकी तो आपने पहले भी देखे हैं, लेकिन एक यहाँ नया टाइप आप देख रहे होंगे, और ये नया टाइप आप देख रहे हैं द घोस्ट राइटर। In this time you can see that there are so many shopkeepers, they are writing the thesis, they are writing the research work for another. दूसरों के लिए जो वर्क कर रहे हैं वो घोस्ट राइटर कहलाते हैं, और ये टाइप यहाँ पर कुछ नया दिख रहा है। और इसके बाद ये सारी चीजें भी आप देख चुके हैं, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये springer.com का क्लासिफिकेशन है। इसके बाद में कुछ और भी नाम प्रचलित हैं, जैसे ग्लोबल प्लेगरिज्म। सपोज दैट अमेरिका में किसी ने काम किया है या केन्या में किसी ने काम किया है, और वर्तिका को लगा कि केन्या आने जाने वाले बहुत कम इंडियन है, चलो केन्या के वर्क से हम कॉपी कर लेते हैं और वो यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे और क्लेम कर देंगे कि दिस इज माय जेन्युइन वर्क। तो ये ग्लोबल प्लेगरिज्म की श्रेणी में आता है, और बाकी इसमें सभी पुराने ही मोजाइक प्लेगरिज्म जो हम वहां पर हमने मैसअप देखा था कि वी आर टेकिंग सो मैनी प्लेगराइज मैटर फ्रॉम अनदर सोर्सेस और उसको हम मिक्स कर दे रहे हैं। तो मोजाइक जैसे पहले फर्श बनता था, उसमें छोटे छोटे कलर्ड पत्थर लगाए जाते थे, तो ये एक नाम भी बहुत फेमस है, मोजाइक प्लेगरिज्म। और इसके बाद ये कुछ और भी नाम फेमस है। इनमें से जो कुछ नया है वो आइडिया प्लेगरिज्म। आप देख ही रहे होंगे कि अगर आप आइडिया चोरी कर लेते हैं तो आइडिया प्लेगरिज्म है। रीजनिंग स्टाइल अगर आप चोरी कर लेते हैं, इवन डेटा अगर आप कभी कभार रिसर्चर एज इट इज डेटा चोरी कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो डेटा बैंक नहीं है, ICSSR का ही डेटा बैंक है, रिसर्चर्स के लिए पब्लिकली अवेलेबल है, या इनक्लीबीनेट हमारे पास शोध गंगा करके और शोध गंगोत्री करके दो प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा यहाँ डेटा बैंक नहीं है, लेकिन हम बाहर के डेटा बैंक से अगर वो डेटा ले लेते हैं एज इट इज तो ये डेटा प्लेगरिज्म कहलाता है। और यहाँ बाइंग असाइनमेंट, तो ये कुछ न्यू नेम्स हैं, मैंने कुछ रिसर्च पेपर से इनको कोट किया है। इसके बाद हम आते हैं कि प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करते हैं। हमारे पास
दो टाइप के प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहले वो जो पेड और दूसरे फ्री। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर हमारे पास फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो वाई वी विल यूज द पेड सॉफ्टवेयर। एक्चुअली अगर आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो फ्री सॉफ्टवेयर में पेजेस चेक करने का एक लिमिटेशन है या वर्ड्स का लिमिटेशन है। आप इन सारे सॉफ्टवेयर्स को अगर आप नेट में खोजेंगे या प्ले स्टोर में खोजेंगे इजीली आपको वहां मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर शब्द सीमा निश्चित है। 100 किसी की 100 शब्दों की सीमा निश्चित है, कहीं 300 शब्दों की या कहीं 1500 शब्दों की सीमा निश्चित है। लेकिन अगर आप पेड वर्जन में जाते हैं तो पेड वर्जन के सॉफ्टवेयर्स में शब्दों की सीमा निश्चित नहीं है। अनलिमिटेड वर्क आप वहां कर सकते हैं। इनमें से एक सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा होगा, दिस इज ड्रिलबिट। इट इज अवर इंडियन एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर ड्रिलबिट। और दूसरा आपको यहाँ दिख रहा होगा turnitin.com। ज्यादातर साइंस वाले लोग या इंजीनियरिंग वाले लोग या इंडिविजुअल कॉलेजेस turnitin.com को यूज करते हैं, और जो हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम है वो urkund.com को यूज करते हैं, क्योंकि urkund.com इंडिविजुअल कनेक्शंस नहीं देता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको खरीदा सर्टेन टाइम के लिए और उसके बाद में एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया अहमदाबाद में, जिसको इनक्लिब नेट के नाम से जानते हैं। और ये एक सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से और नॉन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से प्लेगरिज्म चेकिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के साथ साथ ये आपको आईडीज भी प्रोवाइड करता है। इसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एमओयू किया और फिर उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू किया। जिस यूनिवर्सिटी के साथ इनका एमओयू हो जाता है वो उस यूनिवर्सिटी को एक कोड दे देते हैं और वहां की सेंट्रल लाइब्रेरी से उसको ऑपरेट किया जाता है। देन सेंट्रल लाइब्रेरी give the code, provide the code for different departments, and the different departments give the codes and ID their teachers and researchers। और अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो इसको प्राइवेट कॉलेजेस को भी दे सकती है, लेकिन उन कॉलेजेस को दे सकती है जो एज ए रिसर्च सेंटर रिकॉग्नाइज किए गए हों। यहाँ पर एक पेड सॉफ्टवेयर आप और भी देख रहे होंगे जिसका नाम है grammarly.com। इसका एक पेड वर्जन भी है, इसका एक अनपेड वर्जन भी है। स्पेलिंग चेकिंग के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, ज्यादा यूज किया जाता है grammarly.com। ओके। उसके बाद में एक सॉफ्टवेयर आप यहाँ और भी देख रहे होंगे copyleaks.com। copyleaks.com ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है क्योंकि ये हमारी ऑल इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, इसलिए ये इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, जैसे हिंदी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हिंदी के लिए एक सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो है मौलिक। ये तो करते ही करते हैं, मतलब कुछ ऐसा कि जैसे एक ऑर्डिनरी स्वीट्स की दुकान और आप फिर बात करें स्पेशल स्वीट्स की दुकान, टग्गू का लड्डू या 56 भोग, इस टाइप की बात। तो ये जो सॉफ्टवेयर है मौलिक, ये हिंदी के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। अदरवाइज यू कैन चेक योर हिंदी थीसिस इन turnitin.com एंड urkund आल्सो। तो अब हमको वापस चलना चाहिए वर्तिका मैडम के पास, अदरवाइज अब वो बिल्कुल नाराज ही होने वाली है। तो वर्तिका मैडम ये पूछ रही थी कि अगर इंट्रोडक्शन में हमको कुछ मैटर कहीं से लेना है, और लेना क्या है, ऑब्वियसली वी हैव टू टेक, हमको लेना पड़ेगा।
अगर आप काम कर रहे हैं अचीवमेंट पर, अगर आप काम कर रहे हैं जॉब सेटिस्फैक्शन पर, एंजाइटी पर, आपका कोई भी वेरिएबल है, तो पहले चैप्टर में तो आपको ये करना ही पड़ेगा। मैं आपको कुछ और भी थोड़ा सा वर्तिका मैम यहाँ पे कुछ नोट करके बताता हूँ, तो ठीक ढंग से आप समझ पाओगे। और वो ये बताता हूँ कि सपोज दैट कि इंट्रोडक्शन, और अगर इंट्रोडक्शन आप लोग देख रहे हैं? यस ये जी सर। आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, और दूसरा चैप्टर है आपका वो रिव्यू ऑफ रिलेटेड रिसर्च, ठीक है। और तीसरा हो गया आपका वो मेथडोलॉजी पर। और फोर्थ चैप्टर हो गया आपका कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ये मैं क्वांटिटेटिव के लिए बता रहा हूं। कैलकुलेशन, और ये हो गया आपका डिस्कशन। ये 5 चैप्टर हैं आपके पास। और जब आप इन 5 चैप्टर्स की बात करते हैं तो आप सभी को अच्छे से मालूम है कि यहां पर आप अपना कीवर्ड्स डिफाइन करते हैं। जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है, स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च है, वो आप यहां पर क्लैरिफाई करते हैं, और आप यहां पर फिर रेशनल भी देते हैं। तो जब आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करते हैं, और तो सबसे पहले आप कहीं ना कहीं से प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना से होते हुए आप अपने टॉपिक तक पहुंचेंगे, और जब आप टॉपिक पे पहुंचेंगे तो टॉपिक में जो कीवर्ड्स आए हैं, जो पारिभाषिक शब्दावली प्रयोग की गई है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और जब वो आप यहाँ पर लिखेंगे तो ऑब्वियसली जो पहले से ख्याति लब्ध लोगों ने, या पहले से जो मान्यता प्राप्त व्यक्ति हैं, उस विषय के विद्वान हैं, उनकी परिभाषाओं को आप कोट करेंगे, या उनके प्रीवियस वर्क्स को यहाँ पर कोट करेंगे। तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव हियर, आपको यहाँ देना पड़ेगा, उनका वर्क लेना पड़ेगा। लेकिन ये वर्क आप कर सकते हैं 10% तक। ये 10% के अंदर होना चाहिए। और अब वर्तिका मैडम का शायद ये कहना है कि हमें लेना पड़ेगा, और कैसे हम क्या करें ऐसा कि हमारा काम भी हो जाए। आप पैराफ्रेजिंग भी नहीं करने दे रहे हैं। पैराफ्रेजिंग मीन्स कि आप वहां शब्दों में परिवर्तन भी नहीं करने दे रहे हैं। तो कैसे ये बात बनेगी? ये बात बन सकती है कि आप पैराफ्रेजिंग मत करिए, आप जिस्ट लिख दीजिए। जिस्ट का मतलब होता है कि आप उसको वहां पे कंक्लूड कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है या निवास करता है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अगर आप इस परिभाषा को नहीं लिखना चाहते हैं, आप डायरेक्टली कोड नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस है कि आप करें क्या कि उसका जिस्ट लिख दें। मीन्स कि आप कैसे उसको शब्दों में चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि अरस्तु ने स्वस्थ शरीर पर
बल देते हुए परिभाषित किया है। और वहीं उन्होंने शरीर और मन के अन्योन्याश्रित संबंध पर भी प्रकाश डाला है। आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है जिस्ट राइटिंग। जिस्ट राइटिंग में क्या होता है कि हम वहां पर उसका जिस्ट दे देते हैं और इस तरह से हम बच जाते हैं कॉपी करने से। हमको कॉपी नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से आप यहां इंट्रोडक्शन में अगर कीवर्ड्स ले रहे हैं तो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करने से या प्रीवियस रिसर्चेस को कोट करने से आप यहां पर बच सकते हैं। वर्तिका मैडम, कैन यू हियर मी? हेलो सर। जी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? जी सर। क्या आप मुझसे सहमत हैं? यस सर। हाँ सर, आंसर मिल गया मुझे अपने क्वेश्चन का। ओके, तो जी थैंक। हाँ, तो इस तरह से हम पहले चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन वर्क लेते हैं, मेन प्रॉब्लम एजुकेशन और मनोविज्ञान या फिजिकल एजुकेशन इन विषयों में नहीं आती है। प्रथम अध्याय में सबसे ज्यादा समस्या का जो सामना करना पड़ता है वो साहित्य वालों को करना पड़ता है। या अगर आप लैंग्वेज पेडागोजी में काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर सपोज दैट यू आर डूइंग द कंपैरिजन बिटवीन सूरदास एंड कालिदास या शाहादत हसन मंटो या इस्मत चुगताई, या आप इंग्लिश लिटरेचर में चेतन भगत और अमीश के बीच में कोई तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको वहां पर उनका लिटरेचर देना पड़ेगा, ऑब्वियसली देना पड़ेगा। आप उससे बच नहीं सकते हैं। लेकिन वो लिटरेचर आप कितने सर्टेन अमाउंट में देंगे, एजुकेशन और साइको या अदर स्ट्रीम्स में इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ कीवर्ड्स लेने हैं फर्स्ट चैप्टर में, इतनी ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन लिटरेचर वालों के साथ ही बहुत ज्यादा समस्या आती है। आगे हम इसको देखेंगे कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं या किस तरह से इसका हम ध्यान रख सकते हैं। तो वापस चलते हैं मेरी पीपीटी की तरफ, और मैं जहां था मैं वहां से दोबारा आपको बताता हूं। मैंने आपको एंटी प्लैगियरिज्म सॉफ्टवेयर्स बताए, और एंटी प्लैगियरिज्म सॉफ्टवेयर्स के बाद में अब यहां पे ये एक सवाल उठता है कि वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करते हैं, ऐसा क्या करते हैं, ये जिन की तरह काम करते हैं क्या, कैसे पकड़ लेंगे हम? कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि हमको ये नहीं पकड़ सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से इनकी वर्किंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कीप इन आवर माइंड वेरी वेल कि इन दिस टाइम इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन एंटी प्लैगियरिज्म सॉफ्टवेयर, they are searching only similarity. In this time they are not using duplicity. In this time in an Indian scenario, हमारे यहाँ जो भारतीय सिस्टम है, भारतीय तंत्र है, अभी यहाँ पर सिर्फ सिमिलरिटी चेक किए जा रहे हैं। उपकुंड भी यही करता है यहाँ, और टर्निटिन को भी अभी हम इतना ही कमांड देते हैं। डुप्लीसिटी, मैचिंग, फॉन्ट स्कैनिंग, इमेज स्कैनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्किटेक्चर, डेटाबेस कंटेंट साइज, लैंग्वेज कवर्ड, ये सारा काम ये एंटी प्लैगियरिज्म सॉफ्टवेयर करते हैं। अगर आप एज इट इज कॉपी कर लेते हैं मीन्स सिमिलरिटी चेक करेगा,
अगर आप सोचते हैं कि बंगाली में अगर कोई थीसिस है, अगर हम उसको हिंदी में करके ले आते हैं, तो सॉफ्टवेयर बंगाली क्या जाने। ये पॉसिबल नहीं है कि आपको लगता है या हमें लगता है कि एक सॉफ्टवेयर कैसे सारी भाषाएं जान सकता है। जान सकता है, क्योंकि वी आर लिविंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा। हम कृत्रिम बुद्धि के युग में जी रहे हैं, जहां एक सॉफ्टवेयर वो ये भी बता देता है कि ये मैटर पहले से बंगाली में अवेलेबल है और राइटर ने इसको वहां से लिया है और उसका डुप्लीकेट मैटर बना के यहाँ पे सर्कुलेट किया है। वो बता देगा, मैचिंग करता है, फॉन्ट स्कैन करता है, इमेज स्कैनिंग करता है, कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करता है, शब्दों का, फॉन्ट का आर्किटेक्ट बना के वर्क करता है, डेटाबेस के कंटेंट के साइज के अकॉर्डिंग काम करता है, और इसमें इंटरनेशनली बोली जाने वाली और बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस भी कवर्ड हैं। सॉरी। इसके बाद हम आते हैं जो प्लैगरिज्म सॉफ्टवेयर है, जो इंडियन गवर्नमेंट हैज गिवन एट 23rd July 2018. We should focus some definitions from we have taken. हम ले चुके हैं और हमको लेना चाहिए इनके मीनिंग। वहां जो इन्होंने दिए हुए हैं कि व्हाट इज एकेडमिक इंटेग्रिटी, who is author, what is information, what is plagiarism, what is script and what is source, ये हम वहां माइन्यूटली वॉच कर सकते हैं। यूजीसी की साइट में आप जाएंगे और रेगुलेशन में चेक करेंगे तो ये एक्ट वहां पर आपको मिल जाएगा। और वहां पे ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं उनके कि टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च, thesis, dissertation, promotion of academic integrity and prevention of misconduct including plagiarism in academic writing among student, faculty, researcher and staff. सबसे पहला इनका उद्देश्य था कि सभी को शोध कार्यों के प्रति जागरूक करना, शोध में शुचिता किस तरह से उत्पन्न की जाए, शोध में किस तरह से ईमानदारी लाई जाए और इस ईमानदारी के प्रति, इस कार्य के प्रति कैसे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। अब सपोज दैट हमने अवेयरनेस क्रिएट कर दी तो उसके लिए हमको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, और ये मैकेनिज्म जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने लिया वो ये लिया कि इसका एक मैकेनिज्म होगा कि किस तरह से ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, किस तरह से रिसर्च में इनको यूज किया जाएगा, कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा और किस तरह से इसको डायग्नोस किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा। और यदि सपोज दैट हमने डिटेक्ट कर लिया कि इन अवर रिसर्च वर्क वी आर यूजिंग सम प्लैगियराइज्ड मैटर, तो हाउ वी विल गेट द पनिशमेंट, किस तरह से हम पाएंगे पनिशमेंट, इसको भी इन्होंने फिक्स किया। और किस तरह से ये मैकेनिज्म काम करेगा ये आप आगे चल के देख सकते हैं। और यहाँ इन्होंने ये कुछ चीजें और भी क्लैरिफाई की, जैसे अभी ये सवाल आएंगे आपके द्वारा कि अगर हम सारा कोटेड वर्क आता है क्या प्लैगियरिज्म में, और ये तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। रेफरेंसेस भी आते हैं क्या, बिब्लियोग्राफी भी आती है क्या। तो इन्होंने ये बाइफर्केशन कर दिया कि इफ यू आर यूजिंग कोटेशन and you are mentioning, you are citing, अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी ये उद्धृत कर रहे हैं कि ये आपने ये कोट किया हुआ वर्क कहाँ से लिया है और आपने पूरी परमिशन भी ली हुई है, तो कोई इश्यू नहीं है, अब उसको प्लैगियराइज मैटर नहीं माना जाएगा। रेफरेंसेस आपने चेक नहीं करने हैं, बिब्लियोग्राफी को भी आपको छोड़ देना है, टेबल ऑफ कंटेंट छोड़ देना है, प्रीफेस छोड़ देना है, एक्नॉलेजमेंट छोड़ देना है। और इन दोनों के बाद आपने कोट किए हुए भी वर्क को छोड़ दिया,
क्योंकि आप कोट कर चुके हैं ऑलरेडी। ये रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, कंटेंट, प्रीफेस और एक्नॉलेजमेंट को भी छोड़ दिया। अब सपोज दैट कि कोई ऐसा चेकर है जो रिसर्च का एक्सपर्ट नहीं है। जनरली लगभग यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही प्लैगरिज्म चेक किया जाता है और वहां बहुत सी जगहों पर जरूरी नहीं है कि वो रिसर्च के एक्सपर्ट है। और अगर वो रिसर्च के एक्सपर्ट नहीं है तो एक जनरल सी लाइन होती है एजुकेशन में, और वो लाइन है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन फला एंड फला। ये नल हाइपोथेसिस के लिए एक फिक्स वर्डिंग है जो हम सभी यूज करते हैं, और इस वर्डिंग को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये फिक्स वर्डिंग है। तो कभी कभी मैं देखता हूं कि कुछ ऐसे भी प्लैगरिज्म चेकर होते हैं या एक्सपर्ट होते हैं जो ये कह देते हैं कि ये लाइन तो इंटरनेट में हजारों बार मिल रही है, या बहुत से ऐसे हमारे जेनेरिक टर्म होते हैं। जैसे अभी हम लिटरेचर की बात कर रहे थे कि अगर हमने दो साहित्यकारों की तुलना की तो अवश्यतया हमें उनके किए हुए जो वर्क है, जो साहित्य है, उसको देना पड़ेगा और एक निश्चित तय सीमा से ज्यादा देना पड़ेगा। या आप मान लीजिए पावलाव और स्किनर के वर्क का कंपैरिजन करने लगे तो ऑब्वियसली आपको वहां देना पड़ेगा। तो यहाँ एक शब्द यूज किया गया और वो शब्द है जेनेरिक टर्म्स। ये वो आवश्यक चीज है जिसके बिना आपका रिसर्च वर्क पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसा अगर आप लिख के देते हैं और आपका गाइड उसको अप्रूव करता है और गाइड उसको फॉरवर्ड करता है एचओडी के लिए, एचओडी उसको फॉरवर्ड करता है प्लैगरिज्म की जो सेंट्रल कमेटी है यूनिवर्सिटी को, उसके लिए, और फाइनली यदि सेंट्रल कमेटी उसको फाइनलाइज करती है तो आप तय सीमा से ज्यादा कंटेंट भी वहां पर रख सकते हैं, लेकिन यू हैव टू प्रूव कि दिस इज जेनेरिक। इसके बिना आपका काम आगे नहीं होगा। जैसे जो एक्सपर्ट व्यक्ति है वो जो जानता है कि नल हाइपोथेसिस की एक निश्चित शब्दावली है, उससे इतर नहीं कुछ भी लिखा जा सकता है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली देख करके आगे बढ़ जाएगा कि नो, दिस इज नॉट प्लैगराइज मैटर, इट इज अ फिक्स टर्मिनोलॉजी। ऐसा कोई नियम है जिसको आपको वहां देना जरूरी है तो ये आपको लिख के देना पड़ेगा। सपोज दैट ऐसा कोई स्टैंडर्ड सिंबल है, कोई ट्रेडमार्क है। आप मान लीजिए टाटा की जगुआर गाड़ी में और मारुति की किसी गाड़ी में कंपैरिजन कर रहे हैं, उनकी सेलिंग में या रीसेलिंग पे कोई काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको वहां पे टाटा का सिंबल यूज करना है। या मान लीजिए आप अजीम जी प्रेम जी यूनिवर्सिटी में और कानपुर यूनिवर्सिटी में कोई कंपैरिजनल स्टडी कर रहे हैं कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और आप दोनों सिंबल यूज कर रहे हैं, एक कानपुर यूनिवर्सिटी का और एक वहां का अजीज प्रेम जी यूनिवर्सिटी का। तो वो दोनों जो लोगो है, वो ट्रेडमार्क है, वो कहीं ना कहीं प्लैगरिज्म की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन आप अगर लिख के देंगे कि इनको इस्तेमाल करना जरूरी है और हमने जो भी परमिशन है वो हमने ऑलरेडी ले रखी है इनको यूज करने के लिए, तो कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से ये आपके पास एक विशेष सुविधा होती है, लेकिन इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले उसको जेन्युइन प्रूव करना पड़ेगा। और अब हम आते हैं कि प्लैगरिज्म में हम तो खूब चोरी करेंगे, आप हमको रोक लीजिए, कैसे रोकेंगे? हम यही जमा करेंगे, प्लैगराइज मैटर ही। तो कुछ ऐसे भी बच्चे हुआ करते थे और उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि नहीं हम यही करेंगे, गवर्नमेंट ने इस एक्ट में एक प्रोविजन किया और वो ये प्रोविजन किया कि अगर आपके वर्क में सिमिलरिटीज 10% पाई जा रही हैं तो कोई पेनल्टी नहीं, आप थीसिस अपनी जमा कर दीजिए। और अगर आपके
शोध कार्य में, ये पीएचडी के रेफरेंस में बात कर रहा हूं मैं, कि अगर आपके शोध कार्य में 10 से 40% प्लेगराइज मैटर आता है, सिमिलरिटीज मिलती हैं, तो यूनिवर्सिटी सिस्टम विल गिव यू इंस्ट्रक्शन कि प्लीज रिवाइज योर मैटर विद इन 6 months। और अगर यही जो सीमा है ये पहुंचती है अगर 40 से 60%, तो आपको रिवाइज करने के लिए 1 साल का मौका दिया जाता है। और अगर आपके रिसर्च वर्क में 60% कॉपी करके ले आए हैं आप, तो फिर आपको रिवाइज करने का कोई मौका नहीं दिया जाता है और कहा जाता है कि अब आपका रजिस्ट्रेशन ये कैंसिल हो जाएगा और फिर आपको दोबारा से नए सिरे से कहीं प्रयास करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि उस व्यक्ति को फिर ऑल ओवर लाइफ के लिए भी दीवार कर देना चाहिए कि वो कहीं से भी पीएचडी नहीं कर पाएगा। और इसका एक मैकेनिज्म भी बनाया गया है कि किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले एक डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल होता है। आप अपने डिपार्टमेंट में जब पता करेंगे तो ये DAIP वहां पर होगा। एक डिपार्टमेंटल कमेटी होगी जो प्लेगरिज्म को डिपार्टमेंट लेवल पर चेक करती है। और ये डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल जब कोई ऐसा मैटर पाती है तो फिर ये आगे बढ़ाती है, फिर ये यूनिवर्सिटी लेवल पर उसको आगे बढ़ाती है और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर उसको कंक्लूड किया जाता है। और कंक्लूड करने के बाद फिर उसमें आपके पनिशमेंट फिक्स किए जाते हैं। तो अब मेरे ख्याल से कुछ मुझे थोड़ा देर के लिए रुकना चाहिए और मैं आप सबसे ये अब रिक्वेस्ट करता हूं कि इफ यू हैव सम क्वेश्चंस देन यू कैन रेज विद मी। शिल्पा मैम, प्रवीण जी, RM तिवारी, मिसेस सर्वेश और भी जो लोग मैं इनको देख नहीं पा रहा हूं, वो मुझसे इस मैटर पर सवाल कर सकते हैं और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर, हम एक बात पूछना चाह रहे थे कि बिल्कुल पूछिए। अगर हमने कोई ऐसा थीसिस तैयार किया जो किसी और पहले हुए वर्क से मेल खाता हो और हमें पता ना हो सर, उसको कैसे वो, जैसे अगर वो पहले से हुए और हमें कुछ पता ना। देखिए मनोज जी, जैसे आपने कहा कि मेल खाता हो, तो वर्ड टू वर्ड तो मेल नहीं खाएगा जी सर। यहाँ पर आपका आइडिया मैच कर सकता है, आपकी रीजनिंग स्टाइल मैच कर सकती है, वर्ड टू वर्ड मैच नहीं करेगा। और अगर गलती से ऐसा हो जाता है तो जब आप फर्स्ट चेकिंग के लिए ले जाएंगे जी, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा और आप उसको दूसरे चांस में चेंज कर लीजिए। जनरली जो चीज आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो थीसिस के रेफरेंस में नहीं है। वो जो वर्ड पर्टिकुलर यूज होता है वो है एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। और एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म वहां होता है जैसे कोई मैंने गीत लिखा और मैंने रामधारी सिंह दिनकर को बहुत पढ़ा है, या सपोज दैट कि आई हैव रेड so many शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, इलियट या कालिदास, और इनमें से किसी का भी कोई मैटर मेरे जेहन में गुलजार की गजलें मेरे दिमाग में गूंज रही हैं और मैं लिख रहा हूँ और लिखते वक्त मैं ये भूल गया कि ये शब्द तो मनोज मुंतशिर के हैं और मुझे लगा कि मेरे ही अपने शब्द हैं। अक्सर ऐसा साहित्यकारों के साथ हो जाता है। ये मतलब एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म जनरली रिसर्च थीसिस में नहीं होता है, जनरली नहीं होता। जी सर, ये भी प्रॉब्लम जो है वो लिटरेचर का है, लेकिन यहाँ जो हम वर्ड यूज करते हैं वो एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म यूज करते हैं।
करना नहीं चाहते थे, इंटेंशनली नहीं चाहते थे, लेकिन वो गलती से और भूल से हमारे वर्क में ऐसा हो गया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और हम इसको अपने फाइनल वर्क से हटा देते हैं। अभी हाल ही में एक बहुत फेमस कविता है कि द्रौपदी के ऊपर लिखा है, किसी नवयुवक ने लिखी थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसको मिसेस प्रियंका गांधी ने यूज किया अपने किसी एड में, तो उन्होंने फौरन उसको क्लेम किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए विदाउट माय परमिशन, है ना, और उसमें उनका नाम भी नहीं दिया गया था उस एड में। तो ये एक्सीडेंटल प्लैगरिज्म जनरली रिसर्च में बहुत कम ही देखने को मिलता है। साइंस में देखने को मिल सकता है जब आप किसी की लॉ चोरी कर ले, है ना। हाँ, और भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हो? सर हिंदी माध्यम में जो है सर, हिंदी माध्यम वालों के लिए सर कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो पेड सॉफ्टवेयर है वो हम लोग सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर हिंदी के लिए मौलिक है। मौलिक, अच्छा, तो सर मौलिक पेड है कि अनपेड है सर? नहीं, वो जो है उसके कुछ जो सिस्टम है वो पेड है और कुछ अनपेड है। मतलब आपका प्रिलिमिनरी वर्क उसमें निकल सकता है, लेकिन अगर आप चाहें कि पूरा का पूरा थीसिस चेक करना है तो इट इज नॉट पॉसिबल। सर कोई और तरीका जिससे हम अपने स्तर से चेक कर सकें अपनी थीसिस, उसके आपके पास तो एक सीधा सा तरीका है कि आप आपके विभाग में सभी शोधार्थियों को कायदे से एक रिसर्च आईडी मिलती है। आपको सेंट्रल लाइब्रेरी जाके अपना आई कार्ड दिखाना चाहिए कि यू आर रिसर्चर एंड यू आर पेइंग द फी, और आपको भी ये आईडी मिलनी चाहिए। आप सेंट्रल लाइब्रेरी जाएं और आप उनको बताएं और आपको उनको देना चाहिए। ये ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोविजन है, बट आई डोंट नो कि आपके यूनिवर्सिटी में क्या प्रोविजन है, लेकिन ऐसा होता है। रिसर्च वहां जाके चेक करवा सकते हैं। हाँ, ये रिसर्च स्कॉलर्स को ये परमिशन बहुत सी यूनिवर्सिटीज में मिली होगी और उनको सर्टेन अमाउंट में कि वो एक साल में 300 पेजेस या 400 पेजेस वो यूज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ, और पूछे फिर इसके बाद सर एक क्वेश्चन पूछना चाहते थे। बिल्कुल पूछिए सर, जैसे आपने कहा कि हम परसेंटेज आपने बताया कि इतने परसेंट से इतने परसेंट में आपको ये चांस मिलेगा, 60% में आपको डिबारी मतलब कर देना चाहिए। सर जब हम कंटेंट लिख रहे हैं तो कहीं से हम अपने पास से तो बना नहीं सकते। हम किसी का कोट ले रहे हैं, किसी का कहीं से कोई पैराग्राफ ले रहे हैं, किसी बुक से ले रहे हैं, हम उसको हाईलाइट कर दें तो मतलब वो प्लेगरिज्म में नहीं आता है। आप ये किस चैप्टर के संदर्भ में कह रहे हैं, और ये आप कैसे कह रहे हैं कि हम अपने आप से तो लिख ही नहीं सकते? फिर इसका मतलब लिख सकते नहीं, इसका मतलब है शब्द अपने आप में मैडम मंत्र हैं, और मंत्रों का अच्छा प्रयोग भी होता है, खराब प्रयोग भी होता है। इसलिए जब भी हम बाहर लाएं बहुत संभाल के बोले। हमें अपना ही लिखना है, और आप कैसे नहीं लिख सकते हैं? अगर हम ये कहें कि सारी रिसर्चेज हो गई हैं, नया करने के लिए शेष क्या है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बहुत सा काम हो चुका है, उस पूर्व में किए हुए काम को यहाँ पर लाना आवश्यक है, तो ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन आप ये कहें कि नया कुछ नहीं हो सकता, तो आई एम नॉट एग्री विद यू। हाँ बताएं। नहीं, वही आप जो बात आपने कही यही मैं कहना चाहती थी कि बहुत पहले काम हुआ, हम उसमें कोई एक नया चीज जोड़ के आगे बढ़ा दें तो हमें पिछले का रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना सर कि उन्होंने बताया था या उन्होंने ऐसा किया था, तो ये तो प्लेगरिज्म के अंतर्गत नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो क्लियरली वहां पे दिया है। अगर आप उसको मेंशन कर रहे हैं तो वो प्लेगरिज्म की श्रेणी में नहीं है। अगर आप भली भांति ये बता रहे हैं कि गुप्ता पीके एंड सनसनवाल डीएन, या गुप्ता पीके या एंड त्यागी एसके, इन्होंने कोई रिसर्च पेपर किया है या कोई बुक वर्क किया है और आपने ये वहां से मैटर लिया है,
तो ये अपने आप में प्लेगरिज्म नहीं है। आपने इवन पेज नंबर भी वहां पे दे दिया, और मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, या यहीं पर मैं आपको बता दूं कि जब सेकेंड चैप्टर हम लिखना शुरू करते हैं, जैसे मेरी पीपीटी में मैं आपको अभी लिख के जो बता रहा था कि इंट्रोडक्शन में ये प्रॉब्लम आता है, इसी तरह से मैं आपको कह रहा हूं कि यदि आप सेकेंड चैप्टर लिखते हैं तो वहां एपीए स्टाइल फिक्स होता है। ये राइटिंग स्टाइल है, वी हैव सो मैनी राइटिंग स्टाइल्स, जस्ट लाइक एमएलए, जस्ट लाइक शिकागो, जस्ट लाइक एपीए। तो जो अमेरिकन पब्लिशिंग स्टाइल है वो हम, अमेरिकन साइकोलॉजिकल पब्लिशिंग स्टाइल है वो हम यूज करते हैं, और एजुकेशन और साइकोलॉजी और अदर स्ट्रीम्स में तो वहां पर एक फिक्सेशन है। फिक्सेशन कैसा है, जैसे सबसे पहले आपको पीके गुप्ता ने अगर कोई काम किया है तो आपको लिखना है गुप्ता पीके, गुप्ता कॉमा पी डॉट के डॉट, एंड त्यागी कॉमा एस डॉट के डॉट, और फिर उसके बाद आप ईयर लिखेंगे, फिर उसके बाद आप टॉपिक लिखेंगे, फिर उसके बाद आप वहां पर उस रिसर्च वर्क के ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, फिर उसके बाद आप वहां मेथडोलॉजी लिखेंगे, और फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या कंक्लूजन पाए हैं, क्या रिजल्ट्स पाए थे अपने वर्क में। दिस इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग रिव्यू रिसर्चेस या रिव्यू लिटरेचर। ये तरीका है, और ये तरीका फिक्स है। सर आप ये सर कहेंगे कि इसमें एक हम बार बोल दीजिए। एक मिनट, मुझे अपनी पूरी बात कह लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हम किसी का नाम नहीं चेंज कर सकते, उसका वर्क नहीं चेंज कर सकते, ईयर नहीं चेंज कर सकते, इवन टॉपिक नहीं चेंज कर सकते, ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट्स भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहां मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि लगभग यूनिवर्सिटीज आपके जो रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर वाला चैप्टर होता है उसको वो पहले ही कह देते हैं कि इसको आप मत चेक करो। लेकिन अभी भी बहुत से यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जहां चेक होता है, लेकिन आपको ये बताना चाहिए कि ये चेक नहीं होता है, क्योंकि ये चेक होगा तो ऑब्वियसली 10% से ज्यादा चला जाएगा, आप उसको नहीं रोक सकते। लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको जो रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर लिखने का तरीका है उसमें भी चेंज करना चाहिए, और ये चीजें आपको इमर्जिंग ट्रेंड्स में बताई जानी चाहिए आगे चल के, कि जैसे आप किसी के भी नाम को कोट करें तो आप उसको हाइपरलिंक बना दें। आप तो साइट कर रहे हैं ना, तो व्हाई यू आर नॉट गिविंग द हाइपरलिंक? सपोज दैट आई एम रीडिंग योर रिसर्च पेपर, आई एम रीडिंग योर थीसिस, मैं आपका शोध कार्य पढ़ रहा हूं, और आपने अगर वहां किसी को मेंशन किया है, आप उसको हाइपरलिंक बना दीजिए, मैं वहां क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं उसके भी वर्क में अंदर चला जाऊंगा, आप वहां यूआरएल दे दीजिए उसका। तो ये धीरे धीरे हमें मॉडिफिकेशन करने चाहिए, और एपीए को फॉलो करते हुए भी हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए सेकेंड में। जैसे जरूरी नहीं है आप ऑब्जेक्टिव लिखें या रिजल्ट्स लिखें, आप वहां भी जिस लिखना शुरू कीजिए, आप वहां भी सिर्फ वो ही ऑब्जेक्टिव चूज कीजिए जो ऑब्जेक्टिव आपके ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहे हैं। हाँ शिल्पा मैडम, आपकी बारी। जी सर, आपकी बात हमको समझ में आ गई है। ये जो कंक्लूजन वाली बात आपने कही कि ऑब्जेक्टिव, कंक्लूजन और ऑप्शनल, हमें जो जरूरत है, जो हमसे मैच खाता है, हम वो ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं इसमें। बिल्कुल जी सर, थैंक यू सर। पूरा का पूरा एज इट इज लेने की जरूरत नहीं है, जो आपके ऑब्जेक्टिव उनके ऑब्जेक्टिव से मैच करते हैं बस उन्हीं को लीजिए, और कंक्लूजन को भी समराइजेशन या जिस्ट स्टाइल में लिखने की कोशिश कीजिए। जिनको ज्यादा डिटेल पढ़ना है हाइपरलिंक बना दीजिए, वो वहां जाके अंदर चले जाएंगे, पढ़ लेंगे, मना ही नहीं है। हाँ, जो हाइपरलिंक आपने बनाने को बोला, तो सर हाइपरलिंक बनाने के बाद उनसे रिलेटेड बातें भी हमको लिखना चाहिए कि वो बातें स्किप करना चाहिए? क्या? जैसे सर हाइपरलिंक आपने बनाने को बोला, तो जिस चीज के लिए हम हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं, तो उन बातों को हम उसमें साइट करेंगे कि उसको छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे?
पावक जी, रिसर्च पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, मतलब ऐसे लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एक लेवल के लोग हैं। जैसे आप यहाँ हैं तो आपका एक लेवल है, तो हमें सब कुछ नहीं लिखना है। हाइपर लिंक वहां बनाने का मतलब ये है कि जो चीज हम लिख सकते थे वो हमने यहाँ लिख दी है। ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो हाइपर लिंक में अंदर चले जाइए। मतलब ये एक क्वालिफाइड व्यक्ति के लिए, एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए या एक शोधार्थी के लिए इशारा है कि हमारे काम का जो था वो हमने यहाँ दे दिया, और अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो आप अंदर जाके देख लो। सारी चीजों को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे पहले एक युग था कि जब आप टी टेस्ट यूज करते थे तो बहुत से शोधार्थी टी टेस्ट का फॉर्मूला भी देते थे और टी टेस्ट की परिभाषा भी लिख दिया करते थे तीसरे चैप्टर में। तीसरा चैप्टर जो मेथोडोलॉजी पर आधारित होता है उसमें बहुत से लोग अगर एनोवा यूज करते थे तो वो पहले एनोवा की परिभाषा लिखते थे, एनोवा का मतलब लिखते थे, एनोवा का फार्मूला लिखते थे, और फिर उसके बाद वो एनोवा लगाते थे। लेकिन जो अभी रिसेंट ट्रेंड है वहां आप किसी को एनोवा नहीं पढ़ाते हैं, आप वहां डायरेक्ट एनोवा का फार्मूला लिखते हैं, उसके एब्रिविएशन लिखते हैं, उसका अपनी हाइपोथेसिस को उसमें यूज करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और जस्ट वहां आप टेबलिंग करके उसके निष्कर्ष लिख देते हैं। क्योंकि आपके पास भी आपकी अपनी भी सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज आप 300, मतलब आपको पेजेस नहीं भरने हैं, पेजेस नहीं भरने हैं कि 300 पेज या 400 पेज, आपको क्वालिटी फुल वर्क करना है। समझ रहे हैं? तो अब क्या मैं पावक जी आगे चलूं अपने कंटेंट में, अथवा मुझे लगता है कि जी सर चलिए जी बिल्कुल। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। हिमांशु जी, मैं आपको बिल्कुल परमिशन दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप अपना वीडियो ओपन कर लें। यस सर। क्योंकि हो सकता है आप मान लीजिए रोबोट हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, और रोबोट एक ऐसा सवाल करे जो मैं ना दे पाऊं, तो इसलिए मैं बोल देता हूं सभी को, प्लीज। सर अभी एक क्वेश्चन, सर आपने मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा बताया था, तो बताया था डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटेग्रिटी पैनल DAIP, उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे चेकिंग होती है, बाद में पनिशमेंट फिक्स तय किए जाते हैं कि आपको बिलो 10 है कि 10 to 40 या 40-60 और मोर देन 60 जो भी उसके तरह। इन सब के बाद एक क्वेश्चन आया था हमारे यहाँ, हमारे इसी पे अभी किसी रिसर्च स्कॉलर ने पूछा था। तो सर इसमें ये पूछना है मुझे कि जब ये सारे तय हो गए और हम चूंकि रिसर्चर हैं और हम पहले जाएंगे डिपार्टमेंट में, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास, तो वो सारा क्लियर कर देगा क्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और DAIP पहले ही क्लियर कर देगी कि प्लैगरिज्म है कि नहीं है, उसके आधार पे वो हमको बता देंगे तो हम उसको चेंज कर लेंगे, तो हमें शायद आगे पनिशमेंट और इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल राइट सर? बिल्कुल। ओके ठीक है, थैंक यू सर। देखिए, मैकेनिज्म लोगों को लाभ देने के लिए बनाया जाता है, ना कि प्रक्रियाओं को उलझाने के लिए। अगर आपके मैटर में प्लैगराइज मैटर नहीं है तो वो सेंट्रल लाइब्रेरी में ही मैटर फिनिश हो गया। मीन्स आपको उन्होंने एक रिपोर्ट बना के दे दी कि ये बिलो 10% है और इनको हम थीसिस जमा करने के लिए परमिट करते हैं। वो रिपोर्ट इज इंडिकेशन फॉर यू कि यू कैन डिपॉजिट योर रिसर्च वर्क, आप जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 10% से ऊपर है तो उसमें क्या डिसीजन लेना है ये डिपार्टमेंट तय करेगा। वो कितना होना चाहिए, 6 महीने या 1 साल, या आप कह रहे हैं कि नहीं ये जेनरिक लॉ में आता है, ये प्लैगराइज मैटर नहीं है, तब फिर वो डिपार्टमेंट के ऊपर जाएगा यूनिवर्सिटी लेवल पे। ये मैकेनिज्म है। शरद कुमार पूछ रहे हैं कि जैसे हम अपने थीसिस को ऑनलाइन प्लैगरिज्म चेक करते हैं तो क्या वो डिटेक्ट कर लेगा, और जब हम कैंपस वाले ऑफिशियल ऐप में चेक करेंगे तो कितना आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि ऐप नहीं है ऐसा, ये कैंपस वाला ऑफिशियल ऐप नहीं है। पहली चीज, ये एक सॉफ्टवेयर है
और ये इतना हैवी सॉफ्टवेयर है जो यूनिवर्सिटी यूज कर रहा है, उसको उरकुंड कहते हैं। मतलब भारत ने उसका कनेक्शन लिया है और एक सेमी इंस्टीट्यूट बनाया है। अब आप समझ सकते हैं कि उरकुंड किसी को इंडिविजुअल कनेक्शन नहीं देता है, वो कंट्रीज को बस देता है। कितना हैवी होगा। और आप कह रहे हैं कि हम अपनी थीसिस को ऑनलाइन प्लेगरिज्म चेक करते हैं। अब यहाँ ऑनलाइन से मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मे भी आप ये कह रहे हैं कि जैसे आपने टर्निटिन में चेक किया और फिर उसके बाद आप उरकुंड में ले गए, तो क्या वो कुछ गड़बड़ करेगा? मैं आपको यहाँ टर्निटिन ऑन करके दिखाना चाहता हूँ, करके बताना चाहता हूँ, लेकिन टाइम इतनी तेजी से भाग रहा है कि शायद मैं वहां तक ना पहुंचूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक फंक्शन होता है डिपॉजिटरी या रिपॉजिटरी। मीन्स जब भी आप कोई चीज चेक करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि क्या मैं इसको अपने वॉल्ट में ले लूं, क्या मैं इसको अपने डेटाबेस में सुरक्षित कर लूं। और अगर आप वहां क्लिक कर देते हैं कि कर लो, तो उसने कर लिया, फाइल बना ली। तो ऑब्वियसली जब आप दोबारा उसी सॉफ्टवेयर में चेक करेंगे तो कभी कभार तो वो मतलब आप एक बार कीजिए और रिपोजिटरी ऑप्शन में आप चेक कीजिए, क्लिक कीजिए और दोबारा 10 मिनट बाद फिर कीजिए, तो वो 100% प्लेगरिज्म बताएगा। क्यों? क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी उसके वॉल्ट में सेम फाइल उसके रखा हुआ है। लेकिन अगर आप यही काम दूसरे उसमें सॉफ्टवेयर में करते हैं, सपोज दैट आप टर्निटिन से चेक करके लाए हैं और उरकुंड में चेक करते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये लोग डेटाबेस शेयर तो नहीं करते हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत से बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेटाबेस आपस में शेयर करते हैं। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही मालिक के हैं, तो ये तीनों आपस में अपना अपना डेटा बेस एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसी तरह से बहुत से बड़े बड़े कंपनीज के एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर के आपस में एमओयू हैं और वो आपस में भी एक दूसरे से डेटाबेस शेयर करते हैं। लेकिन जनरली टर्निटिन और उरकुंड हमको यूज करना चाहिए। टर्निटिन पर्सनली भी ज्यादा लोग यूज करते हैं और उरकुंड यूनिवर्सिटी सिस्टम में जस्ट यूज किया जाता है। तो टर्निटिन में करके आए हैं, उरकुंड में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टर्निटिन ज्यादा हार्ड सॉफ्टवेयर है। टर्निटिन में अगर 30% बताएगा तो उरकुंड में वो महज 6 या 7% ही शो करेगा। ऐसा ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं देखता हूं कि सर एक क्वेश्चन है। बिल्कुल सर जैसे सर आपने बताया था, छोटा सा क्वेश्चन है, जेनेरिक टर्म्स जो आपने बताया था जैसे हाइपोथेसिस का जो है वही रहेगा, तो सर क्या हमें अपने थीसिस चेक कराते समय जेनेरिक टर्म्स लिख के दे देना चाहिए कि ये हमारा मतलब है, या वो उस सॉफ्टवेयर में चेक हो? आप इंतजार कीजिए कि कोई वहां उसको पहले कहे कि ये गड़बड़ है। आप पहले से ही क्यों सफाई देने लगेंगे? कितने जेनेरिक टर्म बताएंगे? क्या आप उसको एमएड का पूरा कोर्स पढ़ाएंगे? नो सर, जैसे कुछ टॉपिक पहले उसको चेक होने दीजिए और हो सकता है कि वो निकल जाए, या आपको लग रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को अंदाजा नहीं है। भाई जो चेक कर रहा है वो भी तो सैकड़ों और हजारों की संख्या में चेक कर रहा है। हो सकता है कि उसको ना हाइपोथेसिस की नॉलेज हो। तो पहले आप वेट कीजिए कि अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तब आप अप्रोच करेंगे। अगर नहीं आती है तो आप पहले से क्यों तैयारी करेंगे? सर अगर वो टर्म्स को काउंट करता है तो परसेंटेज तो बढ़ जाएगी ना सर उसकी प्लेजरिज्म की। अगर काउंट करेगा तो वो आपको रिपोर्ट में उसको फोकस करके भी देगा कि उसने ये काउंट किया है। वो जो भी काउंट करेगा प्लेगराइज मैटर, वो रिपोर्ट को आपके सामने शो करेगा। आप लोग मुझे वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। और एक्चुअली मैं मैं 3:30 पे मैं सबक कर दूंगा। मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास है तो 1 मिनट मुझे अवसर दें। और जैसे हम यहाँ पे बात करें, एनी प्रॉब्लम? प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज।
तो यहाँ हम देखते हैं कि एक और भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट लेके आई थी जिसमें 4 क्रेडिट बढ़ाए गए रिसर्च स्कॉलर के लिए, और जिनमें फाल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लैगरिज्म इन रिसर्च ये बढ़ाया गया था। और इसमें इन्होंने इन शब्दों की बात की थी। ये वर्ड्स थे फाल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लैगरिज्म। ओके, और इसके बाद में ये कुछ सम फेमस केसेस हैं जो हमारे इंडिया में हुए हैं। इवन बहुत से लोगों ने अपने वाइस चांसलर्स के जॉब भी मतलब उनके चले गए। आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसरशिप तो छोड़ ही दीजिए, इवन जो लोग वाइस चांसलर्स भी थे और जिनका वर्क प्लैगराइज मैटर की कैटेगरी में आया, उनको छोड़ना पड़ा। ये मैंने एक वर्किंग कंपोनेंट्स लिखे थे कि उर्कुंड के बारे में ब्रीफ डिटेल लिखा था कि उर्कुंड क्या करता है, टेक्स्ट मैच करता है, ऑनलाइन जो चीजें मौजूद हैं पहले से उनको मैच करता है, सिमिलरिटीज को मैच करता है, ये पैराफ्रेजिंग और सिनोनाइम को भी चेक करता है। ये सपोर्ट फाइल्स है इसकी, और ये जानकारी मैंने urkund.com से ली है। सेम इसी तरह से टर्निटिन से ये मैंने जानकारी ली है कि प्रेजेंट टाइम में 15,000 इंस्टीट्यूट्स और 150 कंट्रीज इसको यूज कर रही है, और इतने सारे वर्क ये करता है। ये ओरिजिनलिटी चेकिंग करता है, ऑनलाइन ग्रेडिंग भी करता है, पीयर रिव्यू भी करता है, इवन आपको ये रिवीजन असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है। सिमिलरिटी, मीनिंगफुल फीडबैक, स्टैंडर्डाइज ग्रेडिंग प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें करता है। और जो फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है वो ये है, और ये जानकारी मैंने ली है turnitin.com से। और जो यूजीसी ने दिसंबर 2019 में आप लोगों के लिए एक अलग से एक्ट लेके आया, उसमें ये 3 चीजें थी जिसपे उन्होंने बेहद फोकस किया था: फाल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लैगरिज्म, पब्लिकेशन मिसकंडक्ट एंड सॉफ्टवेयर टूल्स। कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं और एथिकल है, इसके बारे में यूजीसी ने आपको बताया था। और सपोज दैट दिस इज द टर्निटिन, और ये मेरा अकाउंट है, और मैं एक अब्रॉड की यूनिवर्सिटी के साथ इसको शेयर करता हूं। और ये यहां से हम चेक करते हैं, और आप इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको यहाँ पर ये सेटिंग पर जाना चाहिए। और अभी आप में से कोई मुझसे पूछ रहा था कि शरद ने पूछा था कि रिपोजिटरी ऑप्शन के बारे में पूछा था, ये है वो ऑप्शन, और हमने हमेशा ये यूज करना है। नो रिपोजिटरी मीन्स अपने वॉल्ट में, अपने डेटाबेस में इसको मत जमा करो। और ये हमने ये किया, और इसके बाद हम पहुंचे यहाँ पर। सपोज दैट यहाँ हमने लिखा प्रमोद गुप्ता, सबमिशन टाइटल सपोज दैट रिसर्च पेपर, और यहाँ से हमने, अनीता मैडम आप लोग देख रहे हो ना? यस सर, यस सर, सर देख रहे। ओके जी सर। ओके, तो ये हमने सॉरी, ये इसको यहाँ पर अपलोड कर दिया। और अभी मुझे आपको मैं कम से कम 7 मिनट या 10 मिनट आपको मैं एथिक्स के बारे में भी बताऊंगा, चैप्टर वाइज। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, और सपोज दैट कि
कोई एक फाइल यूज करते हैं. शी इज माय कलीग एंड इन्होंने एक पेपर अभी मुझसे हाल ही में चेक कराया था और ये उसका रिपोर्ट था. क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में रिपोर्ट को, तब तक हम इसको देख लेते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से, ये मान लीजिए रिसर्च पेपर है और इस रिसर्च पेपर में ये आप देख रहे होंगे कि टर्निटिन वर्ड्स को भी कैच कर रहा है, जबकि कायदे से ये इतना प्लैगराइज मैटर की कैटेगरी में काउंट नहीं होता है. जो प्लैगरिज्म है वो मैं आपको बताता हूं क्या है. ये है प्लैगरिज्म, जहां हमारा बल्क में थोड़ा सा मैटर मिलता है. लेकिन अगर कोई कहे कि दिस इज प्लैगरिज्म, ये हमारे टॉपिक में ही ये 2 वर्ड्स में कलर्ड हो गया, तो दिस इज नॉट प्लैगराइज मैटर. वी हैव टू अंडरस्टैंड जो प्लैगराइज मैटर है वो ये है जो हमें बल्क में और कंटिन्यूटी में मिल रहा है. ये और यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स में शो करता है. ये डिफरेंट कलर्स में क्यों शो करता है ये हम देख सकते हैं. और ये जो है इस तरह से फाइल आता है सामने. और लास्ट में ये इस तरह से देता है कि इनके पेपर में 15% सिमिलरिटी इसने चेक की है. इसमें से 14% इंटरनेट सोर्सेज से है, 7% पब्लिकेशन, 8% स्टूडेंट पेपर्स. क्योंकि अब्रॉड में स्टूडेंट पेपर्स में भी वो प्लैगरिज्म चेक कर लेते हैं. स्टूडेंट पेपर्स का मतलब कि जो आप असाइनमेंट जमा करते हैं यूजी में, पीजी में, इवन हाई स्कूल और 10th और 12th में, वहाँ वो लगभग सारे क्लासेस में कंपलसरी है प्लैगरिज्म चेक करना. और सभी स्कूल्स के पास, कॉलेजेस के पास उनका अपना इंस्टीट्यूशनल कनेक्शन और आईडी होता है. अब आप देख सकते हैं ये जो डिफरेंट कलर यहाँ पे दिख रहे थे, ये डिफरेंट कलर यहाँ पे, ये रेड वाला जो कलर है 1% आपने एनसीईआरटी से इन्होंने लिया. तो दूसरे नंबर पे ये इम्पैक्ट जर्नल से. ये इस तरह से ये काम करता है. और सेम इसी तरह से उरकुंड में भी जनरेट होती है जो फाइल है, जो रिपोर्ट आती है वो इसी तरह से उरकुंड में भी आती है. उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है, आप मैच कर सकते हैं उस कलर से या नंबर से कि जो लाइन वो बता रहा है वो कहाँ से ली गई है. और आप उसको सपोज दैट कि उसने कहा कि ये लाइन ली गई है सपोज दैट कि हम कलर से मैच करते हैं. ये 8 नंबर लिखा है. ओके, अब 8 नंबर में आपको यहां जाना पड़ेगा. ये जो फाइल ओपन थी उस फाइल में आपको दिखता है कि आपको 8 नंबर पे चेक करना है. और मतलब एक सिंपल सा वर्क है कि जहां आपको जो दिख रहा है आप उसको प्लैगराइज मैटर को दूर भी कर सकते हैं
और वो दूर ऐसे किया जा सकता है जैसे ये एक पूरा सेंटेंस है, और ये यूनेस्को 2005 में कोई गाइडलाइंस आई थी, ये वहां से इन्होंने कॉपी कर लिया है। तो अब यहाँ इनको जिस्ट स्टाइल में लिखना चाहिए या समराइज करके लिखना चाहिए, तो ये नहीं शो करेगा। सेम यही सिचुएशन देखिए, WHO से इन्होंने इसको कोट किया है, और चूंकि ये रिसर्च पेपर है इसलिए वो इनको इतना भी नहीं परमिशन दे रहा है। वो कह रहा है कि मुझे 0% प्लैगियरिज्म चाहिए। बहुत से ऐसे जर्नल्स हैं जो 0%, ये हमारे यहाँ एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है कि उसके लिए उन्होंने पेपर बनाया था, और उसमें 0% उन्होंने कॉल किया है। तो ये हम बात कर रहे थे किस तरह से टर्निटिन काम करता है। सर एक क्वेश्चन मेरा है यहाँ पर सर, जैसे ये यूनेस्को का है या डेफिनेशन में पूरी ली और इसको हमने प्रॉपर्ली साइट भी कर दिया, रेफरेंसिंग भी दे दी, उसके बावजूद भी मैंने आपको यहाँ बताया कि ये इस पेपर में 15% प्लैगियरिज्म है। जी। और कि इसको डिपॉजिट करने का टारगेट है कॉन्फ्रेंस। जी। NCERT भुवनेश्वर एक कॉन्फ्रेंस करा रहा है, उसमें 0% चाहिए। तो ये सबके अपने अलग अलग टारगेट हैं। सपोज दैट अगर आप ये थीसिस के लिए आप वर्क करोगे और थीसिस में अगर इसी तरह से आएगा तो आपको कोई इश्यू नहीं है। सॉरी, इसलिए इश्यू नहीं है। 15% आया है तो आप जो कोट किए हुए मैटर हैं आप उनको मत हटाइए। आप 5% वो मैटर हटा दीजिए जो आपने कोट नहीं किया है, और 10% के लिए तो वो आपको परमिशन दे ही रहा है। जी, या फिर हम उसको प्रॉपर्ली रेफरेंस के साथ कर दें, मिट जाएगा। लिखने का एक तरीका होता है, और लिखने का क्या, हर काम को करने का एक तरीका होता है। महिलाओं से, हमारी माताओं से, बहनों से ज्यादा एक नहीं जानता है आपको जो काम करना है आप कैसे कर लेती हैं। सपोज दैट आपको 5000 का कोई साड़ी लेना है या बर्तन लेने हैं, आप लेके भी चले आए हैं, लेकिन आपको वो इन्फॉर्म नहीं करना है कि हम ये काम कर चुके हैं, तो आप कैसे करते हैं? पहले आप सारा प्रोटोकॉल पूरा करते हैं, ब्रेकफास्ट, फिर लंच, सारी चीजें आप ठीक ढंग से करते हैं, और जो आपके मुखिया हैं परिवार के, उनको बहुत बाद में, जब वो बहुत अच्छे मूड में होते हैं, तब आप उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपने ये काम कंप्लीट कर लिया है और इतना इतना एक्सपेंस हुआ है। तो ठीक इसी तरह से हम यहाँ रिसर्च को भी कंप्लीट करें कि सबसे पहले हम वो मैटर हटाएं जो हमने कहीं भी कोट नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसको हम मेंशन कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारे पास वहां लिमिटेशन, इसलिए हम मेंशन कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम वो मैटर हटा दें, और फिर आपको अभी यहाँ पैराफ्रेजिंग की अनुमति मिली हुई है। अनुमति इन द सेंस की इंडियन सिनेरियो में जस्ट वी आर चेकिंग ओके, यहाँ हम जस्ट सिमिलरिटी चेक कर रहे हैं, यहाँ हम सिंपलिसिटी चेक नहीं। और जैसे मैं एक चीज आपको एथिक्स के बारे में भी थोड़ा सा समय भाव हो गया। एथिक्स में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पहले चैप्टर में पहला तो आपको प्लैगियरिज्म का ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज्यादा अभी के लिए एथिक्स में ऐसा हमें कोई जेंडर पर बायस्ड, हमें किसी रिलीजन पर बायस्ड, किसी एक आइडियोलॉजी पर बायस्ड सर किसी ने अपना सर म्यूट नहीं किया हुआ है माइक्रोफोन, सर आवाज ही नहीं आ रही है सर आपकी। खुला हुआ था, वो क्या बंद? आई थिंक सो। ओके, सेकेंड चैप्टर में जो हमें एथिक्स का यूज करना चाहिए वो ये कि हमको एज इट इज रिव्यू रिसर्चेज यूज नहीं करना चाहिए। थर्ड में अगर हम एथिक्स के वायलेशन की बात करें तो वहां हमको, जैसे बहुत से रिसर्चर हैं वो डायरेक्ट मेथोडोलॉजी पूरी की पूरी कॉपी कर लेते हैं।
क्योंकि कभी कभार हम सेम ऑब्जेक्टिव लेके वर्क करते हैं, 5 साल पहले वर्क हो चुका है, हम वहां लैप ऑफ द पीरियड चेक कर रहे हैं कि 5 साल पहले ये आया था, क्या हम इतना ही सैनिटाइजेशन आज से 5 साल पहले करते थे? नहीं करते थे। तो सपोज दैट कि यू हैव डन योर वर्क विद द सैनिटाइजेशन, आपने 5 साल पहले किया था और आप फिर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन वहां आपको वही ऑब्जेक्टिव एज इट इज नहीं लेने चाहिए। आपको वहां सेम मेथोडोलॉजी यूज नहीं करनी चाहिए। वहां आपने जो मेथोडोलॉजी यूज की थी, यहाँ थोड़ा सा आप इनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और अभी ढेर सारे प्रयोग हो रहे हैं, गूगल और कहीं भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके जब आप कुछ चीजों को सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में सेम वैसा ही जो सर्चिंग प्रोसेस है उसी से मिलते जुलते ऐड आपके पास आने लगते हैं। ये क्या है? ये भी अपने आप में एक इंडिविजुअल रिसर्च है। यू आर डूइंग योर रिसर्च विद ए मास, आप एक मास पॉपुलेशन के साथ में रिसर्च कर रहे हो। सपोज दैट 30 लोगों का ग्रुप लेते हो, 50 लोगों का ग्रुप लेते हो, लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग यही रिसर्च करता है तो वो मास पे काम करता है और मास से चला जाता है इंडिविजुअल पे। आपकी पसंद नापसंद ये सारा कुछ रिसर्च कर रहा है सॉफ्टवेयर, या ये ऑनलाइन कंपनीज ऑलरेडी कर रही हैं। तो उतना ही प्रॉम्प्ट हमको भी होना है। हमको सिर्फ टी और एनोवा पे फोकस नहीं करना है, हमको बहुत सारे टेस्ट यूज करने हैं। हम सिर्फ अंतर निकाल के रख देते थे कि 2 ग्रुप में अंतर है तो टी लगा लेंगे, अगर प्रभाव देखना है तो हम एनोवा यूज कर लेंगे, अगर हमको किसी भी तरह का ट्रीटमेंट देना है तो एनकोवा यूज कर लेंगे। लेकिन इससे आगे भी चीजें बढ़ रही हैं कि अगर 2 ग्रुप के बीच में डिफरेंस आया है तो ये कितना प्रभाव रखता है और इस प्रभाव का साइज कितना हो सकता है। एक नया टर्म है, उसको हम कहते हैं इफेक्ट साइज। तो मेरे दोस्तों, हमको नए नए टेस्ट, नए नए ऑब्जेक्टिव और इवन नए नए वेरिएबल भी बनाइए। क्या जरूरी है कि वही जॉब सेटिस्फैक्शन ऑलवेज वही अचीवमेंट, नए वेरिएबल आप बनाइए। आप फ्यूचर है इस कंट्री का, और ये जस्ट डिग्री नहीं है, ये आपका वर्किंग स्टाइल क्रिएट करेगा, ये आपके प्रिंसिपल्स बनाएगा, ये आपका बेस बनाएगा। और 4th चैप्टर में जहां आप कैलकुलेशन करते हैं, उस कैलकुलेशन में आप SPSS यूज करते हैं या एस डेटा यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, आर यूज करते हैं, तो वहां भी ढेर सारे एथिक्स का हमको फॉलो करना चाहिए। वहां हमको एक तो डायरेक्ट डेटा कहीं से चोरी नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट डेटा हमको चोरी नहीं करना चाहिए, और किसी के कभी कभार हम रिजल्ट्स भी चोरी कर लेते हैं या डायरेक्ट ले लेते हैं, वो भी अपने आप में वायलेशन ऑफ एथिक्स है। और सेम इसी तरह से हम डिस्कशन में भी जब जाते हैं तो डिस्कशन में भी हम कभी कभार दूसरे के रिजल्ट से हम कॉपी करके या इंस्पिरेशन लेके लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो भी काम हमको नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं बाद वाले टॉपिक के साथ बहुत जस्टिफाई नहीं कर पाया। एक्चुअली ये दोनों टॉपिक अपने आप में काफी फ्रॉड थे, प्लैगरिज्म और रिसर्च एथिक्स। तो अगर मुझे कभी दोबारा टाइम मिलेगा तो मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में, एथिक्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जिसने रिसर्च एथिक्स पर अभी अपना एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है, करीब 2 साल हो गए। तो डॉक्टर सैनी, मेनी थैंक्स टू यू फॉर गिविंग दिस एकेडमिक अपॉर्चुनिटी, और मैंने आपका 9 मिनट ज्यादा ले लिया। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत अच्छी बातें हमारे विद्यार्थियों को बताई हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने आज बहुत कुछ सीखा होगा जो ये अपने रिसर्च के दौरान वो चीजें काम में लाएंगे। और जो आपने जो इनको एथिकल रिसर्च और रिलेटेड जो चीजें इनको बताई हैं वो भी अपने
रिसर्च में यूज करेंगे। और जो प्लेगरिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था इनके रिसर्च के लिए, वो आपने इनको बहुत अच्छे से बताया है और मेरे ख्याल से फ्यूचर को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर साहब को हम फिर से पुनः याद करेंगे, उम्मीद करता हूं कि हमें मौका वो जरूर देंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।